सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 12 मई को। तो ये जो दिन है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को मनाया जाता है, जिन्हें लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं उन्हें लेडी विद लैम्प? उनकी फोटो भी आपने देखी है। क्योंकि युद्ध में बीमार और जो घायल सैनिक थे उनकी रात को वो लालटेन हाथ में लेकर के मरहम पट्टी किया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी, इसीलिए उनको लेडी विद लैम्प भी कहते हैं। और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कौन है अगर पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो उन्हीं की जयंती को हम ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया था 8 मई को, वो किन की जयंती को मनाते हैं? तो आंसर होगा हेनरी डुनेंट। वो रेड क्रॉस के संस्थापक थे और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शांति का जो पहला नोबेल पुरस्कार था वो इन्हीं को मिला था। और अगर आपसे पूछा अंतरराष्ट्रीय नर्स सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो 6 मई से लेकर 12 मई तक। एक नेशनल डॉक्टर डे भी हम मनाते हैं, वो मनाते हैं 1 जुलाई को। और देखो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो एक बार मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करेंगे। याद है तो साथ साथ बोलने की कोशिश करना। 1 मई को हमने विश्व श्रम दिवस मनाया, वर्ल्ड लेबर डे। 2 मई को विश्व ट्यूना डे मनाया। 2 मई को हमने इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया, जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया। और 4 मई को ही अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस फायर फाइटर्स डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। और अभी 11 मई को हमने कौन सा डे मनाया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में राइट टू वॉक पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पंजाब। देखो पंजाब में जो पैदल चलने वाले लोग हैं और जो साइकिल पे चलने वाले लोग हैं उनकी मौतों में लगातार वृद्धि देखी गई है। तो अब पंजाब सरकार ने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो पंजाब ने ये निर्णय क्यों लिया? तो जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, उसके बाद राज्य सरकार ने इसे लागू करने का फैसला लिया कि राज्य में रहने वाले लोगों को चलने का अधिकार दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन और आंसर की फॉर्मेट में तो आप समझ गए। अगर एग्जाम में आएगा कि राइट टू वॉक पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो आप कह दोगे पंजाब। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब सड़कों पर साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे जहां पे साइकिल ही साइकिल चलेगी, और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे। जहां पे फुटपाथ नहीं है वहां पे फुटपाथ बनेंगे, और जहां पे फुटपाथ बने हुए हैं वहां पे एक्चुअली में क्या है, जो दुकान वाले लोग होते हैं या बहुत से लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उसको खाली कराया जाएगा कि भैया चलने वालों के लिए फुटपाथ तो रहने दो। तो इसका यह मतलब हो गया। लेकिन इसी से संबंधित एक प्रश्न आपको और याद आ रहा होगा, राइट टू हेल्थ और राइट टू साइट पॉलिसी को अभी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो फिर उत्तर करना राजस्थान बना। लेकिन बात तो यहां पंजाब की हो रही है, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल इसकी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ से आपको याद आएगा अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का भी उद्घाटन चंडीगढ़ में किया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी 13वीं सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ। देखो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का भी निधन हो गया। अभी पंजाब सरकार ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपनाया है और स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना को शुरू किया है, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे। अभी यहाँ पे झिंगा मेले का आयोजन हुआ। एक विधायक एक पेंशन योजना यहाँ पे शुरू हुई। और याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र यानी कि प्लांट, ये कहाँ बना? पंजाब के संगरूर में। और पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। यहीं पे मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू हुई थी। एक्चुअली में यहाँ पे जो मिशन लाल लकीर योजना चलती थी ना, उसी का नाम बदल के मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया था। पंजाब का मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? गतका कहते हैं। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा इसका साउथ कोरिया। तो बात कर रहे हैं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की। ये होंगे बुसान साउथ कोरिया में।
कब से कब तक? 27 जून से 30 जून तक। याद रखना ये, क्योंकि आखिरी बार ये चैंपियनशिप 2017 में हुई थी। अच्छा, पहले तो साउथ कोरिया से बात कर लें। अभी हमने पढ़ा था साउथ कोरिया में ही एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने टोटल 3 सिल्वर मेडल जीते थे। जेरेमी लाल रेनुंगा 67 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने 1 सिल्वर जीता था, और 2 सिल्वर जीते थे बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में। देखो, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल होती है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। नए प्रेसिडेंट का नाम है युंग सुक येओल। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां पे स्थापित होगा? सियोल में ही। और अभी साउथ कोरिया ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया था। उस रॉकेट का नाम है नूरी। ये तो हमने साउथ कोरिया से संबंधित कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लिए। एक और पॉइंट याद रख लो, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। कुछ कबड्डी की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि 2025 में जो चौथा कबड्डी विश्व कप होगा वो इंग्लैंड में होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर होगा। और वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं इंग्लैंड के अशोक दास। अभी प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो 8वां सीजन था वो किसने जीता था? दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स को हरा करके। और अभी जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 में जो हुई थी, जो इसका दूसरा संस्करण था, जो ईरान में हुआ था, याद आया? उसको भारत ने जीता था ईरान को हरा करके। तो ये भी वही पॉइंट्स है जो आपके करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे, ये आपको ध्यान होने चाहिए। और नहीं याद थे तो याद रखना। इसीलिए कहते हैं करंट अफेयर्स का या जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बार बार चीज़ों को देखना पड़ता है अगर चीज़ों को याद रखना है, सही सलामत रखना है तो इसीलिए इनका क्विज लगाया करें आप लोग। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में आपकी डेली, वीकली, मंथली की क्विज बना करके अपलोड की जाती है। पीडीएफ भी वैसे आपको वहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन क्विज लगाएंगे तो उससे प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, पीडीएफ का कोई मतलब नहीं है। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना अगर किसी ने नहीं करा तो। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करा करें अपने मित्रों के साथ, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मई 2023 में आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड को। तो अभी आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर बन गया है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने किसको रिप्लेस किया? भारत पे को। अच्छा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी मास्टर कार्ड ये पेटीएम को रिप्लेस करके बीसीसीआई का भी स्पॉन्सर बना था। और मास्टर कार्ड अभी न्यूज में था क्योंकि इसके जो पूर्व सीईओ हैं अजय बंगा, अभी वो वर्ल्ड बैंक के सीईओ बन गए हैं। वैसे अभी वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माइबेक। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। चलो आपके लिए एक प्रश्न है, अभी वुमेन प्रीमियर लीग हुआ, पहली बार हुआ। आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं किसने जीता किसको हराया, वो तो आप बता दोगे। आपसे ये पूछ रहा हूं उसका स्पॉन्सर कौन था, ये बताओ आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के शांति निकेतन को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में एक सांस्कृतिक स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल करने की सिफारिश की गई है। शामिल नहीं किया, सिफारिश की गई है। और जब भी किसी साइट को, किसी स्थल को इसकी हेरिटेज लिस्ट में, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने की सिफारिश की जाती है ना, तो उन सभी को पहले टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाता है। इसीलिए हमने प्रश्न में लिखा इसकी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, यूनेस्को की जो बैठक होती है, उसकी जो मीटिंग होती है, तो वहां पे चर्चा की जाती है उन सभी स्थलों की, या जो भी उस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है ना, उन सभी पे चर्चा की जाती है कि हाँ इसे करना है कि नहीं करना। पर पहले याद रखना, उसे या किसी भी स्थल को टेंटेटिव लिस्ट में डालते हैं। शांति निकेतन की अगर थोड़ी सी बात करें तो ये हमारे जो गुरुवर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी और उनके जो पिता देवेंद्र नाथ टैगोर जी, उन्होंने एक आश्रम के रूप में इसको स्थापित किया था। फिर आगे चल करके 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और 1901 में यहाँ पर उन्होंने एक विश्व भारती स्कूल खोला। और फिर आगे चल करके यानी कि 1921 में इसे राष्ट्र विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अच्छा, यूनेस्को की जो हमने कहा ना बैठक होगी, वहां पे चर्चा की जाएगी, टेंटेटिव लिस्ट में जो भी शामिल है उनको बनाया जाए, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करें कि ना करें। तो वो मीटिंग कब होगी? तो वो मीटिंग होगी इसी साल सितंबर में। कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। और अगर पश्चिम बंगाल के इस शांति निकेतन को शामिल कर लिया जाता है,
तो आप देखोगे पश्चिम बंगाल से ये दूसरा होगा जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाएगा। तो पहला कौन सा था? तो आपको याद होगा 2021 में हमने पढ़ा था, यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में पश्चिम बंगाल के ही कोलकाता दुर्गा पूजा को शामिल किया था। उससे पहले अगर बात करें कि भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं जो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, तो 40 है। 40वां कौन सा है? गुजरात का धोलावीरा है। और यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल है कंचनजंगा। और हमने अभी आपको बताया कि भारत में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत या यूं बोल तो अमूर्त धरोहर या इंटेंजिबल साइट्स आप बोल दो, ये टोटल कितनी है? 14 है। 14 नंबर की पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा है। आपको याद है अभी बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रो लैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, पढ़ा होगा आपने। वैसे यूनेस्को की बात करें, स्थापना होती है 1945 में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। और हाँ चलो ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। भी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा फिरोज वरुण गांधी ने। तो अभी लेखक फिरोज वरुण गांधी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। इस बुक को इन्होंने 9 भागों में यानी कि 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये बुक भारत की शहरी चुनौतियों पर आधारित है। अच्छा, गांधी से आपको याद आएगा, अभी हमने एक गांधी के बारे में और पढ़ा था, महात्मा गांधी जी के जो पोते थे, अरुण गांधी उनका नाम था, उनका भी निधन हो गया। बाकी कस्तूरी रे, अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी है इन्होंने, तो ये बुक भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला सीएमडी कौन बन गई? तो आंसर होगा परमिंदर चोपड़ा। अच्छा, कुछ याद आ रहा है आपको? अभी 1-2 साल पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा रहा है और इस तरह से ये हमारी 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसकी पहली महिला सीएमडी बन गई है परमिंदर चोपड़ा। और आप कह सकते हो ये पहली ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो महारत्न कंपनी बनी थी। अच्छा, परमिंदर चोपड़ा किनका स्थान ले रही हैं? रविंदर सिंह ढिल्लों का। पहले पावर फाइनेंस कंपनी की बात कर लें, स्थापना होती 1986 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वैसे इसके बाद एक और महारत्न कंपनी बन गई है 12वें नंबर की, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दूं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि अभी 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है, ये आप लोग बताओ। ये जो बीच बीच में मैं प्रश्न पूछता हूं इससे आपका टेस्ट हो जाता है। हमें किसी को शो नहीं करना कि हमने आंसर दिया नहीं दिया, हमें अपने आप को बताना है कि भैया ये चीज तो मैं पहले पढ़ चुका हूं ना, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं रिस्क में हूं। जो चीजें मैं पढ़ता जा रहा हूं वही चीजें मुझे आज याद नहीं आ रही, तो एग्जाम टाइम में कैसे याद आएगी? तो मतलब मेरी प्लानिंग में, मेरे सिस्टम में, मेरे टाइम टेबल में कुछ गड़बड़ है, सुधार करने की जरूरत है। अपनी कमियों को अभी पकड़ लो, एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कमियां पकड़ाई में आई तो फिर क्या आई, क्या मतलब रहा? जब तो दुनिया ही लुट गई ना। ऐसा नहीं है मतलब दुनिया लुट गई कि जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है। आगे भी एग्जाम देते रहोगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी अगर चेत जाओगे, अगर अभी जाग जाओगे तो मंजिल को पाने में समय कम लगेगा। इसीलिए कहते हैं चीजों का टेस्ट लगाओ। टेस्ट ले रहा हूं मैं आपका। मैं तो कुछ ही क्वेश्चन पूछ सकता हूं 2-5, लेकिन क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में जाकर के क्विज लगाओ, वहां जितने क्वेश्चन लगाने उतने लगाओ। पिछले महीने की मंथली क्विज खोल के बैठ जाओ, वीकली क्विज खोल के बैठ जाओ, या अपनी मर्जी से कोई भी डे खोल के बैठ जाओ। चलो अभी जनवरी 2023 से स्टार्ट करता हूँ, जनवरी का खोल के बैठ जाओ। आज रेंडमली कोई भी उठा लो, हाँ 16 जनवरी की उठा लेता हूँ, 25 जनवरी की उठा लेता हूँ, फिर देखो लगा करके। कौन कह रहा है आप सारी एक साथ लगाओ? दिन में जब भी आप फ्री हो, सुबह या शाम को या दिन में, कोई भी एक क्विज लगा करके बैठ जाओ। कितना समय लगेगा? 1 मिनट, 2 मिनट। ये जो क्विज है, ये जो टेस्ट होते हैं, ये आपको मजबूत करने के लिए हैं। तो थोड़ा सा सीरियस लें इन चीज़ों को, और बुरा ना माने मेरी बात को अगर लगता है ऐसा, तो मैं तो भलाई चाहता हूँ इसलिए मैं बोल देता हूँ अपना समझ के। बाकी देखो, अभी मेघना अहलावत की बात करें तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी की बात करें तो CSIR इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। और माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ये नाम भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं।
चलिए फिर बताइए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो आंसर होगा तेलंगाना। देखो, अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो वैसे इसकी शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 को। और अगर अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत अभी हाल ही में भारत के 50% से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री। मतलब पहले आपको पता है ना, गांव वगैरह में लोग खेतों में सुबह सुबह झाड़ियों में जाते थे सवेरे सवेरे लोटा लेकर के, मतलब खुले में शौच करने जाते थे। पर अब सबके घरों में टॉयलेट्स बन गए हैं, तो इस तरह हम गांव को क्या कहेंगे? ODF फ्री हो गए, यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री। अब वो खुले में शौच करने नहीं जाते। लेकिन ODF प्लस का मतलब क्या हो गया? अगर गांव में ठोस या तरल कचरे का प्रबंधन भी हो जाए, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, आता है ना सुबह सुबह, तो हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकते, उसमें डाल देते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया एक। तो अगर ये भी हो जाएगा तो उस गांव को हम कहेंगे ODF प्लस। बात समझ में आई? तो हमने देखा कि पूरे भारत में 50% से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किस राज्य के 100% गांव ODF प्लस हो गए हैं? तो बड़े राज्यों में तो तेलंगाना आंसर आएगा और छोटे राज्यों में सिक्किम आंसर आएगा, ये भी ध्यान रखना। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि भारत का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस यानी कि ODF प्लस जिला कौन सा बना था? तो केरल का वायनाड जिला। अब बात यहाँ पे तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल इसकी हैदराबाद है, और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे स्थित। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया था। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी ऊंचाई है 125 फीट, हुसैन सागर झील के किनारे। और याद रखना, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित होगा? तेलंगाना में ही। अभी तेलंगाना ने झील विकास कार्यक्रम भी शुरू किया था, यहीं पे आरोग्य महिला कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। और किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन हुआ? हैदराबाद में। अभी भारत में पहली बार फॉर्मूला ई रेस का आयोजन हुआ था हैदराबाद में ही। और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मिलेगी आपको, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची स्टैचू है। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM भी हैदराबाद में मिल जाएगा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भी हैदराबाद में है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खुला है हैदराबाद में ही। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड 2023 जीता? तो आंसर होगा राइटिंग विद फायर। तो राइटिंग विद फायर नाम की ये जो डॉक्यूमेंट्री है, उसने पीबॉडी अवार्ड 2023 जीत लिया है। आपको बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 में भी नॉमिनेट किया गया था, हालांकि इसने कोई खिताब नहीं जीता, पर अभी इसने ये पीबॉडी अवार्ड जीत लिया है। इस डॉक्यूमेंट्री के जो डायरेक्टर की बात करें तो रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये खबर लहरिया पर बेस्ड है, जो भारत में एकमात्र महिला नेतृत्व वाला समाचार पत्र है। और डॉक्यूमेंट्री से आपको याद आएगा द एलिफेंट विस्पर, ये तो जरूर याद रखना आप लोग। अभी जो ऑस्कर हुए 2023 में 95 नंबर का एडिशन था, उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता। और इसमें इसके डायरेक्टर का नाम भी याद रखना, कार्तिकी गोंजाल्वेस। और इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था SS राजामौली की RRR मूवी के गाने नाट्टू नाट्टू को, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर का नाम याद रखना MM कीरावनी है, जिन्हें अभी पद्मश्री भी मिला है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मई 2023 में कौन सा देश 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये अपनी कैपिटल ढाका में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसकी थीम क्या है? एक लचीला भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी। सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वैसे आपको याद है, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गोवा में। उसके अलावा मशीन कैन सी 2023 समिट का आयोजन हुआ दुबई में। अभी 42वां आसियान समिट हुआ इंडोनेशिया में।
कोप 28 का आयोजन 2023 में होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। कोप 27 का आयोजन 2022 में हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट में। अभी पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद यानी कि पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण परिवर्तन पर इसका आयोजन हुआ बर्लिन जर्मनी में। अध्यक्षता की है जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात ने। इस साल क्वाड समिट होगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। और इस साल विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? फिजी देश में। और इस साल 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में, जिसमें चीफ गेस्ट थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को। फिर आपसे पूछा भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान का संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी? विस्तारा एयरलाइन। फिर आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ ने वर्ष 2027 में मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किस देश को होस्ट के लिए चुना? कतर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल ही है। फिर आपसे पूछा 8 Years ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट नाम की बुक को किसने लिखा? संदीप मारवाह ने। फिर आपसे पूछा हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत। फिर आपसे पूछा अरब लीग में किस देश को 12 साल के बाद फिर से शामिल किया जाएगा? सीरिया को। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय। और फिर आपसे पूछा हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास, उसकी नींव कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद में। अब एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करके याद दिला रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ये ध्यान रखना आप। अब होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अबे रिफ्लेक्शन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा नारायण वाघुल ने। और इसको लॉन्च किसने किया था? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।